आप सुनाओ कैसे हो? थैंक यू जी, आदाब थैंक अर्ज़ यू। है, मैं हूं शफ़क़ जाफ़ी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी का ये बड़ा खास शो पहचान विद शफ़क़, और मेरे साथ आज बहुत खास लोग हैं। मैं आज सोच रही थी क्या बात करें, तो एक नज़म है उसके कुछ मिसरे हैं कि देश के अदबार की बातें करें या अजनबी सरकार की बातें करें। तो ऐसा है कि आज अजनबी सरकार की बात करते हैं, देश की बात खुद ब खुद हो जाएगी। हमने कभी सुना था अपने बचपन में भी और आज के ज़माने में भी कि हमारे बड़े कहते थे कि पहले जब खत पहुँचाए जाते थे तो कबूतर इस्तेमाल होते थे, जासूसी के लिए भी कबूतर इस्तेमाल होते थे। लेकिन आज मुझे पता चला इंडियन मीडिया की बदौलत आज भी जासूसी के लिए कबूतर इस्तेमाल होते हैं और टिड्डे दिल भी जासूसी का बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, आज का मौज़ू ही कुछ इस तरह का है कि उसमें कहीं मज़ाह का पहलू है, कहीं मज़ाक है, तो कहीं बड़ी सीरियसनेस है कि होने क्या जा रहा है और क्या होगा। किसकी पिटाई हुई और पिटाई करने वाला कौन था? किसकी रुसवाई हुई और रुसवा होने वाला कौन था? और आगे भी मुस्तकबिल में क्या-क्या होने जा रहा है। बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और मेरे साथ इस वक़्त जो है बड़े कीमती लोग मौजूद हैं और आगे भी इस शो में शामिल होते रहेंगे, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा था। हमारे साथ इस वक़्त जो बड़े अपने-अपने मैं कहूँ कि शोबों में बड़े चमकते हुए सितारे हैं और हमारे लिए ख़िज़र हयात न्याज़ी साहब का नाम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट नाम है। एम्बेसडर रह चुके हैं पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में, इस वक़्त कैनबरा से जो कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, हमें जॉइन किए हुए। अ, मतलब जो सियासी फ़हम, दराग इनके पास होगा और जो गुफ्तगू इनसे होगी, यकीनन बड़ी सैर हासिल होगी और आपको बड़ा फ़ायदा होगा उससे और आप देख पाएँगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। हमारे पास जो है वो शेरे पंजाब भी मौजूद है, बड़े दिलेर, बड़े मैं कहती हूँ अभी भी जवां खून और जोशीले और सच और हक की बात करने वाले गुलशरण सिंह जी साहब, जो कि एक बिज़नेसमैन की हैसियत से यहाँ पे हैं क्योंकि माइग्रेशन लॉ कंसल्टेंट हैं और मदद करते हैं लोगों की और एज़ अ सोशल वर्कर भी काम करते हैं। लेकिन इनके पास जो मैं समझती हूँ जो सोच और फ़िक्र है, जो इंसानियत का जज़्बा है, जो सच बोलने का जज़्बा है, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। जैसे-जैसे हमारे और मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल होते जाएँगे, मैं उनका तारुफ़ कराती जाऊँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। न्याज़ी साहब आपने बड़ा का टाइम निकाला है हमारे लिए और जिस तरह मुझे पता है कि वीकेंड है, मसरूफ़ियत है, ईद के बाद जो वीकेंड है, मैं आपको बहुत शुक्रिया करती हूँ और वेलकम करती हूँ इस शो में। थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम, वेलकम। अ, सर पहले तो थोड़ा-सा एक ज़रा सिनेरियो जो क्रिएट हो गया है कि जो स्टेप लिया है अ इंडिया ने जो स्टेप लिया था और उसके बाद जो कुछ हो रहा है और जिस तरह वो कुछ अपने गेन करना चाह रहे हैं, कुछ मज़लूमियत का ड्रामा करके, कुछ ये शो करके कि चाइना हम पर बहुत ज़ुल्म कर रहा है। थोड़ा-सा लद्दाख में हुआ क्या है और क्यों हुआ है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ी-सी वज़ाहत करें पहले। देखिए शफ़ीक़, लद्दाख में जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, इनफैक्ट इंडिया हैज़ इनवाइटेड ट्रबल। इंडिया ने खुद ये यानी मुसीबत शरारत बुलाई। की है। हाँ, ये जी, मुसीबत को खुद दावत दी है और खुद ही अब वो भुगत रहा है और फिर अब खुद ही वो शोर कर रहा है कि आप हाँ, देखें ना कि जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, जी, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट और अनडिसाइडेड और डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। ठीक है। अच्छा, और यानी चाइनीज़ ये कहते हैं कि 1890 का जो एंग्लो चाइनीज़ कन्वेंशन था, हुँ, उसमें मैप पे तो इसको वो डिज़ाइन कर दिया था, क्या कहते हैं उसको, मैप पे तो इसको एग्री कर लिया गया था, हाँ, लेकिन ज़मीन पे इसको वो नहीं किया गया, डिलिमिट नहीं किया गया। हुँ, उसके बाद ये चाइना इंडिया ने मिलके 1993 में हुँ, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे अगेन हुँ, एग्री किया, लेकिन एक्चुअल ज़मीन के ऊपर जो है वो नहीं कर सके। तो मतलब ये है कि ये अनडिसाइडेड, अनडिलिमिटेड बॉर्डर है इनका। हाँ, अच्छा, इंडिया क्लेम करता था कि इस बॉर्डर की जो वो लंबाई है, वो है हाँ, 3,488 किलोमीटर है। ठीक है। लेकिन दिसंबर 2010 में चाइना ने ये ऐलान किया कि नहीं, जो हमारा चाइना के साथ बॉर्डर है, उसकी लंबाई सिर्फ 2,000 किलोमीटर है। हाँ,
और ये जो बाकी 1488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो हमारा लद्दाख और आजाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स के जो इंडिया ने तो ये कहा कि जो यानी इस हिसाब से तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इंडिया का कोई दखल ही नहीं है। अच्छा, उस वक्त जो यानी जो इंडियन एनवॉय था बीजिंग में, जयशंकर, उसने हाँ। इससे पहले स्टेटमेंट दी थी कि हमारा बॉर्डर 3488 है, लेकिन जब जब इंडिया ने इसको रिटार्ड किया, इसके बाद वो चुप हो गए। बल्कि चाइना का तो ये भी क्लेम था कि जो शेंगयांग रीजन है वो हाँ। भी उस यानी चाइना का है, और वो यानी उसके ऊपर इंडिया का जो है वो कोई नहीं है। अच्छा, तो अब इसके बाद आप ये देखें कि यानी देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी। अच्छा, बिल्कुल। अब आप ये बताओ कि जब कोई टेरिटरी डिस्प्यूटेड होती है, जब कोई हाँ। डिस्प्यूट होता है, जब कोई झगड़ा हाँ। होता है, तो हाँ। उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? देखो, किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने के 3 तरीके हैं। या आप नेगोशिएट करें, बिल्कुल। हाँ। नेगोशिएट नहीं करते तो आर्बिट्रेशन कराएं, ठीक है। आर्बिट्रेशन नहीं होती तो एडजुडिकेशन कराएं। हाँ। लेकिन लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ना नेगोशिएशन की, ना आर्बिट्रेशन की, ना, बल्कि उन्होंने 5 अगस्त को यूनिलैटरली हाँ। जो वो कारनामा था वो कर दिखाया। बिल्कुल। अच्छा, उसने जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का जो लीगल स्टेटस है वो हाँ। चेंज करके उसको यानी वो बना दी उन्होंने, यानी लद्दाख और एक एक को यूनियन टेरिटरीज बना दी उनको। अच्छा, उस पे इमीडिएटली चाइना ने उसको प्रोटेस्ट किया। चाइना ने कहा कि देखिए, हमारी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम डिस्प्यूटेड एरियाज में स्टेटस को रखेंगे, हाँ। हम उसमें इवन वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ। तो आपने ये जो है हमारे उस अंडरस्टैंडिंग की वायलेशन है, हमारा जो कुछ अब तक चलता आ रहा है उसकी भी आपने वायलेशन की है। अच्छा, तो उसके बाद अब चाइना ने क्या किया? पहले वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गए, यूएनएससी में गए पाकिस्तान के साथ। अच्छा, यूएनएससी में बात नहीं बनी, ओके, नेवर माइंड। फिर चाइनीज प्रेसिडेंट शी वेंट टू इंडिया, चेन्नई, इनफॉर्मल मीटिंग की उसने 12 अक्टूबर को मोदी साहब के साथ। उस मीटिंग में यानी फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना ने ये नहीं कहा जिस तरह ट्रंप ने कहा कि जी मैं मीडिएट करूंगा और आप पाकिस्तान और आप जो है मिल बैठे हो। ना ना, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि ने ये कहा कि देखिए, ये जो मामला है ये ट्राइलेटरल मामला है, कश्मीर, लद्दाख, इंडिया, चाइना। तो इसलिए मैं यहाँ ये कहने आया हूँ कि हम ट्राइलेटरल मीटिंग करें, वी शुड हैव ट्राइलेटरल कोऑपरेशन। मिल बैठ के हम तीनों मुल्क इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करें। इंडिया ने उनकी इस बात को टोटली डिसमिस कर दिया, और तो और ये बात इंडियन मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुई। अच्छा। ये बात निकली वहां चाइना से जाके। अच्छा, और फिर अब ये कहते हैं, इंडियन मीडिया, इंडियन इंटेलेक्चुअल अब ये कह रहे हैं कि ये इस अक्टूबर के बाद जब इंडिया ने चाइना की इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया कि नहीं, ट्राइलेटरल कोऑपरेशन, ट्राइलेटरल डिस्कशन नहीं होगी, तो अब उनके मुताबिक चाइनीज इंकर्जन इनटू डिस्प्यूटेड एरिया, जो टेरिटोरियल इंकर्जन थी वो बढ़ गई 75%, और जो एरियल थी वो बढ़ गई 60%। मतलब है कि ये दिस वाज ए मैसेज, दिस वाज ए सिग्नल टू इंडिया कि भाई देखो, हम यूएन में भी गए, हमने बायलेटरल भी ट्राई किया, हमने आपको एक पीसफुल रास्ता बताया इस मसले से निकलने का। आपने अगर वो बातें नहीं मानी तो फिर हम आपको जो जुबान समझ आती है, हम आपसे उस जुबान में बात करने को भी तैयार हैं। तो ये हठधर्मी का क्या मकसद है? मतलब ये हठधर्मी क्यों है इंडिया में? ये हठधर्मी क्यों है? ये इतनी दिलेरी है, ये पावर, ये क्या है? इसको देखो, हट धर्मी नहीं है, ये ढिठाई है। अच्छा, वो उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब देखें ना कि अब ये इंडियन मीडिया है, और इंडियन
फ्रेंडली मीडिया है, इंडिया फ्रेंडली मीडिया, जो इंडिया के गैर मुल्की मीडिया जो इंडिया फ्रेंडली है। अब उन्होंने वो आप पढ़ो तो लगता है कि एक बस तूफान उठने वाला है, 2 न्यूक्लियर पावर जो है बस वो आमने सामने है, पता नहीं क्या दुनिया तबाह होने वाली है। आई मीन दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स द वर्ल्ड टू बिलीव। हालांकि शफक आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि 1975 में आखिरी इंडियन फौजी एक मरा था चाइना और इंडिया के क्लैश में। उसके बाद 45 साल में कोई फौजी मरा नहीं है, क्योंकि इन्होंने 1996 में और उसके बाद 2003 में इन्होंने 2 एग्रीमेंट किए आपस में, अंडरस्टैंडिंग कि हमने किस तरह इस बॉर्डर टेंशन को हमने डील करना है। अच्छा, उन एग्रीमेंट्स की एक शिक ये भी है कि हमने गनलेस कन्फ्रंटेशन होगी। अच्छा, ठीक है। उसमें आर्मामेंट्स यूज नहीं होगी। अच्छा, तो अब ये इनकी जो लड़ाई झगड़े होते हैं कैसे होते हैं कि फिस्ट फाइट्स। अच्छा, ये गोया समझ लो कि वो कबड्डी हो रही है, जो कुश्तियां हो रही हैं, चाइनीज जूडो कराटे कर रहे हैं, आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, वो पहले एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर उसके बाद जब वार्म अप हो जाते हैं फिर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। जब किसी एक आध का सर फट जाता है तो फिर ये गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। अच्छा, मार पिटाई करके जब थक जाते हैं फिर कहते हैं चलो नो लेट्स कॉल इट अ डे। अच्छा, तो मतलब ये कोई जंग है, ये कोई मतलब है, ये नहीं, इसको क्या कहोगे आप? ऐसी जंग तो मैं तो ऐसा कोई एग्रीमेंट तो इंडिया पाकिस्तान का हो जाए ताकि हमारे यहाँ कश्मीर में रोज जो वो सिविलियन पॉपुलेशन पे बम्बार्डमेंट होती है तो कम से कम वो हमारे वो कबड्डी का मैच कर लें, वो पहलवानों को हम कुश्तियां लड़ा रहे हैं जिस तरह चाइनीज के साथ ये करते हैं। तो मतलब ये तो एक मजाक है, ये तो एक मजाक है। और ये अच्छा, जब ये पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे जब ये बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जी सुपर पावर है, दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, हम पाकिस्तान को मिटा देंगे, ये कर देंगे, सबक सिखा देंगे। अच्छा, जब चाइना से जब चाइना से होती है तो मिस्कीन बन जाते हैं, बन जाते हैं। यानी कि जी हम पे जुल्म हो रहा है। अब यानी देखो चाइना हमारे साथ ज्यादा करे। देखो ना, चाइना अगर सिक्किम में गया है तो जैसे मैंने आपको बताया है, चाइना हैज एग्जॉस्टेड एवरी अदर मीन्स, यानी 7 जून लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाने से पहले मैंने कहा ना कि यूएन में गए, बायलैटरली ट्राई किया, इनको समझाया, नहीं माने तो फिर नेचुरली उनका कि इनका वही इलाज है, वही करेंगे हम जो इनको समझ आता है। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा गुलशन सिंह जी आपको भी याद करती हूँ, आपके कोई गंगनीत सिंह आप भी कुछ लिख रहे हैं। गुलशन जी मुझे बताएं, एक के बाद एक गलती, एक के बाद एक फाउल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब ये क्या हो रहा है? एक पूरी दुनिया में खुद ही अपना तमाशा नहीं बना दिया? ना देखिए, जो इन्होंने मिस्टर नियाजी ने बताया उसके बारे में, सी आई डोंट नो एनीथिंग एंड आई कांट कमेंट, राइट। मेरा कंसर्न जो है ये है कि अगर इंडिया चाइना में वार होती है, इंडिया विल बम कश्मीर। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि हमने देखा कि हाँ जी 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई थी, इंडिया ने करतारपुर जो हिस्टोरिक गुरुद्वारा है, गुरु बिलोंग्स टू गुरु नानक, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर अस, उस पे बम फटा था। लकीली वह बम फटा नहीं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस बम को शीशे में जड़ा के रख दिया कि ये करतूत है इंडियन गवर्नमेंट की। जो गवर्नमेंट इस लेवल पे जा सकती है कि एक हिस्टोरिक साइट पे बम गिराए, और ये करतारपुर जो है सिर्फ लेस देन 5 किलोमीटर है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान साइड पे, वो गवर्नमेंट आई एम अफ्रेड कि वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी बम गिरा सकती है चाइना का नाम लगा के कि जस्ट टू किल दीज पीपल देयर। अच्छा भी है, ठीक है, ठीक है। नियाजी साहब, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो गुलशन सिंह जी आपने उठाया? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है शफक के इंडिया जब पाकिस्तान से डील करता है तो वो उस वक्त वो
अमल करता है माइट इज राइट पे। जब वो चाइना से बात करता है या डील करता है तो उसे इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी, दुनिया जहां अच्छा वो याद आ जाती है, समझ आई ना। तो मैं माई कभी भी इन इंडिया ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इंडिया को ये पता है वो अफोर्ड ही नहीं करता कि वो टू टेक ऑन चाइना, क्योंकि यानी हर लिहाज से चाइना जो है वो उससे सुपीरियर है। अच्छा, रह गए ये जो जनरली बाद लोग ये समझते हैं कि अमेरिकन विल कम टू चाइना's रेस्क्यू। यस, अमेरिकन डू वांट टू यूज इंडिया अगेंस्ट चाइना, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं है, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये इंडिया जो है वो चाइना के साथ जंग करेगा और अमेरिकन आके लड़ेंगे उसके साथ। और खास तौर पे अभी देखो, अभी इस वक्त जो है जो अगेन द बेस्ट थिंग दैट चाइना हैज डन इज टाइमिंग। देखो किसी भी एक्शन का, किसी भी यानी इनिशिएटिव का जो दारोमदार होता है टाइमिंग पे। चाइना ने टाइमिंग क्या सिलेक्ट की है अब ये इसमें लद्दाख में जाने के लिए, टाइमिंग देखो कितनी एक्सेलेंट उन्होंने सिलेक्ट की है कि नंबर 1 कोरोना इज एवरीवेयर, हर कोई कोरोना में डूबा हुआ है। अच्छा, इंडिया भी इसी तरह डूबा हुआ है। आज इस वक्त जो है, आज इस वक्त जो इंडिया की इकोनॉमी है वो देखो इट्स गोइंग डाउन। अच्छा, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस का मोराल देखो कैसा है। अच्छा, इट्स वेरी रोज बरोज डिफेक्शंस हो रही हैं, खबरें आ रही हैं। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि 2017 में वो डोकलाम के मौके पे ये इंडियन ने उधर शुरू किया पंगा चाइना के साथ, उधर इनकी ऑडिट ने इनके डिफेंस की ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, वो लीक कर दी, जिसमें बताया गया कि हमारा बुरा हाल है, बहुत कमजोर है, मारे गए, ट्रेनिंग नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। क्यों? के वो मोदी साहब उस वक्त वो यानी वाशिंगटन से उनको अपील कर रहे थे कि देखो हम चाइना से लड़ रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद देन नेक्स्ट पॉइंट, अभी चाइना ने क्यों ये टाइम सिलेक्ट किया है कि इस वक्त इंडिया इज ए डिवाइडेड नेशन। इंडिया की सारी माइनॉरिटीज एक तरफ हैं और एक ये हिंदुत्व की आरएसएस की जो गवर्नमेंट है ये दूसरी तरफ है। अच्छा, फिर अगेन आपने ये देखा शफक, हम लास्ट टाइम जब वो सेमिनार में हम मिले थे महरीन के। अच्छा, तो वेस्ट जो है इस वक्त वेस्ट इज टोटली डिसइल्यूजन्ड विद इंडिया। क्यों? देखो, इंडिया की एक वक्त में जब वेस्ट वाले सपोर्ट करते थे तो फॉर 2 रीजंस। पहली रीजन थी इकोनॉमिक रीजन, मटेरियलिज्म, बड़ी मार्केट है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। दूसरी बात जो उसी इन द सेम ब्रेथ दे यूज्ड टू से वाज कि इंडिया दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अच्छा, अब 5 अगस्त लास्ट ईयर से अब तक दुनिया ने देखा है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हुई है, यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही है वहाँ। अभी मैंने खुद यहाँ इवन जो इंडिया के सपोर्टर्स थे ऑस्ट्रेलिया में, आई हर्ड देम सेइंग नाउ that they say that now India is not adequately democratic, India is no more secular। वो अब ये कहते हैं कि वो जो नेहरू का जो सेकुलर इंडिया था वो तो नहीं रहा, गांधी का जो नॉन वायलेंट इंडिया था वो नहीं रहा, ये तो। अच्छा, सो देयरफॉर अगर पहले वेस्ट की सपोर्ट इंडिया को थी फॉर 2 रीजंस कि एक डेमोक्रेसी थी और एक मार्केट थी, अब वो कम से कम 50% रह गई है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि फिर अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहने कि इंडिया ने अपनी मॉरल ग्राउंड जो इतनी लूज की है, अगर ये समझते हैं कि इसके बावजूद कोई आएगा इसकी सपोर्ट करेगा चाइना के साथ लड़ने में, तो मेरा ख्याल है दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। हाँ, आपने कमेंट्स दे दिए, मैं वेलकम करती हूँ एजाज खान साहब को भी। आपका माइक जो है वो ऑफ है एजाज भाई, आप अपना माइक जरा खोल दें। तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। तो पहले तो मैं तारुफ भी करा दूं, लॉयर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, और बड़ा बोल्ड जो है वो लिख देते हैं बाज दफा सोशल मीडिया पे। तो आपने जनाब बड़ा खतरनाक ही बयान भी दे दिया था। और इंडियंस हमारे दोस्त हैं, हम बहुत अच्छी तरह मिलजुल के यहाँ पे रहते हैं।
लेकिन जो अभी न्याजी साहब ने भी कहा, भूषण सिंह साहब का भी जो व्यू था आप पूरा सुन नहीं पाए होंगे। मैं चाहती हूँ आप बताइए लद्दाख में जो हुआ है और उसके बाद जो इंडियन आर्मी जो क्रिएट करने, इंडियन मीडिया जो क्रिएट कर रहा है कि मजलूम है इंडिया और चाइना जुल्म कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है आपको? जी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जी, अभी आपकी आवाज मैं तो ट्रैवल कर रहा था तो इसलिए मैं टाइम के ऊपर अच्छा, कहीं अजान भी हो गई, अल्लाह अकबर की आवाज भी आ गई है कि हम बात सही कर रहे हैं। अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी नहीं, मेरा ख्याल न्याजी साहब का मैंने कुछ सुना है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया है ये जो सारी सिचुएशन है। तो देखें, फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फेवर में ये बात नहीं होगी कि दो माइटी जो नेबर्स हैं वो आपस में फुल फ्लैज वॉर में इन्वॉल्व हो गए। ये किसी के मोबाइल पे मेरे ख्याल में अजान चल रही है। नाज़ी साहब भी आपकी मोबाइल पे शायद हो रहा है। हाँ जी जी, फिर से बोलिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये कुछ अच्छी खबर नहीं है कि दो माइट्स जो हैं, जो नेबर हमारे हैं, वो बड़े दोनों हैं, तो उनके दरमियान में इस तरह की कोई जंग शुरू हो जाए, उससे एरिया जो है वो इनसिक्योर हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो पिछले 2-3 सालों से जो इंडिया में कुकिंग हो रही है, इस लिहाज से इंडिया को डिवाइड किया जा रहा है, उसका जो सेकुलरिज्म था उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है कि इंडिया की यूनिटी का जो मेरे नजदीक सबसे बड़ा सिंबल जो था वो उसके सेकुलरिज्म था। अब अगर सेकुलरिज्म आप वहां पर खत्म करके हिंदुत्व ले आएंगे तो, और बाकी मिनॉरिटीज को आप पुश आउट कर देंगे पूरे इक्वेशन से, तो उससे अनरेस्ट क्रिएट होगी। और ये अनरेस्ट आपने अब देख लें, दिल्ली के राइट्स में देख लें आप कि ये नजर आया हमको, उसके बाद कश्मीर के बाद ये चीजें नजर आई, अब और भी इलाकों में नजर आई। ये देखें कि ये उसी जो गुजरात का एक इंसिडेंट हुआ था, ये उसकी कंटिन्यूएशन है मेरे हिसाब से। और जब तक ये इस चीज को ये आरएसएस और मोदी एंड कंपनी इसको हवा देते रहेंगे, ये हवा सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो समझते हैं कि 65% हिंदू हैं और हिंदुओं को बढ़ा चढ़ा कर हम वो हिंदुत्व का उनको नारा दे के उनके वोट जो हैं वंस फॉर ऑल सिक्योर कर लेंगे, और बाकी 35% जो है पॉपुलेशन अगर वो एक साइड में भी हो जाए तो वो कभी भी हिंदुस्तान में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी। अब इनको ये पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकली इंडिया जो था वो एक कंट्री कभी था ही नहीं, ये रियासती निजाम था इंडिया का, और उसके बाद ये जो सेकुलरिज्म है इसने इसको इकट्ठा किया हुआ था। अब अगर उसका रिबन जो है वो सेकुलरिज्म है, अगर आप उसको खोल देंगे तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इंडिया जो है वो बहुत सारी रियासतें जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें। वो राइटली ये कहते हैं कि और पाकिस्तान बन जाएगा, तो भाई पाकिस्तान नहीं, और भी बहुत सारे कंट्री विद इन द कंट्री बन सकते हैं, हर चीज का अगर आपका रवैया जो है वो ठीक ना हुआ तो। अब बात ये है कि ये जो एरोगेंस है ये मोदी एंड कंपनी की और उनकी एस्टेब्लिशमेंट की इन द पास्ट 2 years पर्टिकुलरली, मैं तो ये देख रहा हूँ, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, आप 5 साल पिछले ले लें, इनकी जो एरोगेंस है उसकी वजह से कंट्री जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा हो गया। अब एक साइड पे नेपाल है, भूटान है, चाइना है, अब तीनों के दरमियान में 3 बॉर्डर लगते हैं इंडिया के साथ। तो मैं मतलब हर कोई एक कॉमन सेंस रखने वाला बंदा ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपकी सुलह किसके साथ है? भूटान वाले वो अगेंस्ट है, नेपाल वाले वो कहते हैं जी हमने अपनी लैंड के ऊपर आपको नहीं कुछ करने देना। चाइना जो है वो ऑलरेडी मूव इन कर गया हुआ है इनके लद्दाख के एरिया में, फिर रह गया पाकिस्तानी बॉर्डर के ऊपर, एलओसी को ऑलवेज गर्म रखते हैं, सो छेड़छाड़ करते रहते हैं। ठीक है, मुसलमानों को के लिए अरसा हयात जो है वो वहां पर तंग कर रहे हैं। अगर ये एटीट्यूड कंटिन्यू रहा तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडिया को इररिपेयरेबल डैमेज हो सकता है,
और ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि इंडिया रहे ही ना, कई और रियासतें जो हैं वो आज़ादी का नारा बुलंद कर दें। अब जो सिचुएशन है जो चाइना और इंडिया की, देखें चाइनीज आर्मी वो 36 किलोमीटर लद्दाख के अंदर वो मूव कर गई, आज की सुबह की खबर है। और वो 36 किलोमीटर इज नॉट अ स्मॉल एरिया। वो उस एरिया में मूव इन किया है उन्होंने, जिसको यूएन ने डिस्प्यूटेड एरिया करार दिया हुआ था, लेकिन इंडिया के कंट्रोल में था। इफेक्टिवली इंडिया ने कंट्रोल उसके ऊपर किया हुआ था, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं था कभी भी। लेकिन यूएन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक उन एरियाज को डिस्प्यूटेड करार दिया हुआ है। चले, अगर आप, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है इंडिया के लिए। हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में पीस हो, ट्रेड होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी जो है वो आनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? वो ये हिंदुत्व वाले तो नहीं ला सकते मेरे ख्याल है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या अभी भी 60-65% जो आप कह रहे हैं, क्या अभी भी वो लोग ये समझते हैं कि मोदी सरकार की, गवर्नमेंट की पॉलिसियां सही हैं? अभी भी वो साथ है, मुत्तहिद है? 45 को तो हटा दें आप, लेकिन वो 65% देखिए ना, आपने अपने फॉलोअर्स को एक इल्यूजन देना होता है। अब जो लोग हिंदू हैं और हिंदू मजहब पे बिलीव करते हैं, वो तो मुझे कहते हैं कि वो तो कहते हैं जनाब, अगर हिंदू इस टाइम पे अगर हिंदू सुप्रीमेसी इंडिया में नहीं आती तो वो फिर कब आएगी? वो तो इस जोन में मुब्तला है कि अब उनका जो है वो मसीहा मोदी आ गया है और अब हिंदुओं की जो है वो अरूज शुरू हो गया है। अब हिंदू जो है वो हर तरफ राज करेंगे इंडिया में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सोच है ये लीडरशिप की वजह से आती है, और लीडरशिप ने उनको इस जोन में मुब्तला किया है कि जो मेरा ख्याल है कि फैक्चुअल नहीं है, और इसका नतीजा जो है वो बहुत ही खतरनाक निकल सकता है। थैंक यू सो मच। लेकिन हमें ये बताना है सब देखने वालों को कि हमारा मकसद ये नहीं है, हम लोग इन मुल्कों में रहते हैं, हम बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं, हम एक ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं जो मोदी सरकार कर रहे हैं। गुलशरण सिंह जी, मैं आमिर साहब सरवती हमारे जो है ब्यूरो चीफ भी हैं वॉशिंगटन से, मैं आपको वेलकम करती हूँ, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा गुलशरण सिंह जी से ये व्यू ले लूँ। आपको क्या लगता है कश्मीर पे क्या असर होगा इस सारे एक्शन का? आजादी की तरफ जा रहा है कश्मीर या नहीं? गुलशरण सिंह जी। जी गुलशरण सिंह जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे लग रहा है उनके कैमरे में कुछ मसला है। जी आमिर भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत से वक्त निकाला, और मुझे पता है कि टाइम भी इधर अमेरिका का टाइम और हमारा बड़ा डिफरेंस है, तो मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ सवाल, क्या लगता है इस एक्शन के बाद कश्मीर की आजादी नजर आ रही है हमें? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया शफक। मैं इस वक्त कश्मीर जैसी एक जंग के बीच में से आया हूँ। अच्छा। जो जॉर्ज फ्लॉयड साहब के मरने के बाद जो शुरू हुए हैं, वाशिंगटन डीसी उसका मरकज है। मिनियापोलिस के बाद वाशिंगटन डीसी में वो मुजाहरे इस वक्त पूरे उरूज से हैं, और वाशिंगटन डीसी उन 11 शहरों में भी शामिल है जहां पे इस वक्त कर्फ्यू भी है। और ऐसे हालात में बाहर जाना आसान था, लेकिन वापसी का रास्ता कितना मुश्किल था, और इसी की वजह से ये ताखीर हुई। जहन में बहुत सारी चीजें सोच रखी थी कि आज के इस बहस में, इस मुबाहिसे में बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जिस कर्ब और जिस तकलीफ से मैं पहुंचा हूं, तो अक्सर वो बेशतर चीजें तो महव हो गई हैं जहन से। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये जो अगर आप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का मुताला फरमाए ना, तो एक चीज तो है बैलेंस ऑफ पावर यानी ताकत का तवाजुन, और एक चीज है बैलेंस ऑफ टेरर यानी दहशत का तवाजुन। और मुल्क बहुत अरसे से आपस में ये गेम खेलते रहे हैं कि तुमने एक मिसाइल बनाया तो हम उससे बड़ा मिसाइल बनाएंगे, दहशत पैदा करेंगे। तुम एक तुम डैम बनाओगे तो हम भी डैम बनाएंगे। तुम अपनी मिलिट्री ताकत का मुजाहरा करोगे तो हम भी अपनी मिलिट्री ताकत का मुजाहरा करेंगे। सो दैट क्रिएट्स a false international competition between nations.
और देखिए जोग्राफियाई तौर पे अगर आप सिर्फ इस तनाज़े पे एज अ लेमैन नजर दौड़ाएं तो क्या चीन को और भारत को मजीद जोग्राफिये की जरूरत है? क्या इन दोनों मुल्कों के पास कम जोग्राफिया है और उसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं? क्या इन दोनों मुल्कों के पास कम फौज है? क्या इन दोनों मुल्कों के पास कम अवाम है? तो ये जो पूरा एक सिनेरियो है, ये आपको एक ब्रॉडर गेम का हिस्सा लगता है कि इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो में देखिए अमेरिका की मैं सूरत हाल से कोरिलेट करूं ना, कोरोना वायरस ने अमेरिका को बहुत भयानक तरीके से हिट किया, इतनी भयानक तरीके से हिट किया कि 1,03,000 के करीब की फिगर है और 17 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं और 1,03,000 मर चुके हैं कोरोना वायरस से। इकोनॉमी बैठ चुकी थी, बड़ी गड़बड़ थी। सो there was a need of doing something which creates a hiatus between whatever the corona has, the damage of corona है, और उसके बीच में जो नई चीज, जो एक शोशा जिसे आप कहते हैं वो, तो ये जो जॉर्ज अमेरिका में ये कोई नई बात नहीं है। अहमद आरबुरी की मौत भी तो 2 महीने पहले हुई थी। 2 सफेद फार्म लोगों ने उसको सड़क के किनारे गोली मार दी, वो जॉगिंग कर रहा था। उस पे तो इतना एक अजाब नहीं आया। ये जॉर्ज फ्लॉयड साहब क्या बहुत ही कोई अहम आदमी थे कि गोरे और काले इकट्ठे निकल आए और अमेरिका के 11 शहरों में तबाही मचाई हुई है। तो ये आप समझने की कोशिश करें। इसको अगर आप इस सिनेरियो से कोरिलेट करें तो the first worst hit place was China. So China needs an alibi कि दुनिया उसको किसी और पैराडाइम में देखे कि वो यार एक जंजू के दौर पे सामने आ गया है। और अगर आप अब मैं आपके सवाल की तरफ, हम बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे एक लंबी ठीक है जी। अब आप आपके सवाल पे आ जाएं जी। कश्मीर की जद्दोजहद को आप जिस तरह भी देखना चाहें, कश्मीर की जद्दोजहद कोई एक दिन का मामला है नहीं कि एक नया तनाव भारत और चीन के दरमियान उस जद्दोजहद पे कोई बहुत बड़ा मस्बत असर डालेगा। देखिए वो पूरा इलाका जहां मजालिम हैं और जहां आलमी सतह पे उनकी मजम्मत की जा रही है, वो मुकम्मल तौर पर भारतीय तसल्लुत में है। और चीन और लद्दाख का मामला उससे बहुत दूर है। तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि अब अगर हम आइडियलिस्ट बन के सोचे तो शायद हम बहुत खुश होंगे जी, बड़ी बात है कि जी कश्मीर पे इस पे बड़ा मस्बत जाएगा। भारत के पास बहुत बड़ी आर्मी है, कोई छोटी आर्मी नहीं है। चाइना के पास भी बहुत बड़ी आर्मी है। चंद सौ फौजियों को आपस में लड़ा के यू कैन नॉट क्रिएट अ बिग डिफरेंस ऑन दिस होल सिनेरियो व्हाट इज गोइंग ऑन। कश्मीर के मसले पर मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल दबाव भारत पे गया है उस कर्फ्यू के नतीजे में और मुसलमानों के खिलाफ जो कानून बना है उसकी सूरत में, वो एक बहुत कश्मीर के हवाले से मुस्बत प्रोग्रेस थी। उस प्रेशर को 5th जनरेशन के थ्रू हमें कंटिन्यू करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। वी मिस्ड द अपॉर्चुनिटी कि जिस तरह से उसको प्ले होना चाहिए था। So I think मैं हो सकता है I don't answer the question wholly, but मैं ये इस तरह से समझता हूँ इसको। मैं गुलशन सिंह जी आपकी तरफ आती हूँ फिर। अभी जैसे आमिर साहब सोहरवर्दी ने कहा कि हमने कुछ मिस भी किया, आप क्या समझ रहे हैं कश्मीर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कुछ कश्मीरी उठेंगे इसके बाद, ये सब सुनने के बाद जो कुछ होने जा रहा है मजीद? मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं आ रही है। न्याजी साहब, मैं जरा थोड़ा चिपका हुआ सवाल आपसे कर रही हूँ। लोग ये कहते हैं कि अजीब सूरत हाल है। लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह चाइना ने रिएक्शन दिखाया, पाक आर्मी ने ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया? कश्मीर पे इस तरह कब्जा हुआ, लॉकडाउन हुआ, इतना बुरी सूरत हाल है, आप इसका क्या जवाब देंगे? पाक आर्मी ने वो एक्शन क्यों नहीं किया जो चाइना ने किया? आपके सवाल का जवाब देने से पहले अगर इजाजत हो तो मैं सोहरवर्दी साहब ने जो बात की है उससे एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने यानी ये कहा है, अगर मैं ठीक समझा हूं, कि चाइना ने ये सब कुछ अपना मसल दिखाने के लिए किया है, इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली। देखिए जैसे यानी सोहरवर्दी साहब के आने से पहले मैं अर्ज कर चुका था कि ये इब्तदा की थी इंडिया ने
इंडिया ने, ठीक है, 5 अगस्त को इंडिया ने इब्तिदा की थी, शरारत की, जिसका कोई ना जरूरत थी ना कोई जवाब था, वो उन्होंने किया। उसके बाद चाइना ने सारे जो एक मतलब यूं कहूं कि एज ए पीस लविंग नेशन, वो यूएन में गए पाकिस्तान के साथ, यूएनएससी में बात नहीं बनी। वो शी खुद पर्सनली इनफॉर्मल विजिट पे चेन्नई गए, मोदी से बात की कि देखो हम आप पाकिस्तान मिलके बैठते हैं, इस मसले को हल करते हैं, बात नहीं बनी। तो फिर उसने अगेन, क्योंकि चाइना का जो अपना नेशनल इंटरेस्ट है, आप देखें कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, दैट इज एक तो उनकी यानी अपना यानी सॉवरेनिटी का मामला है, प्रिंसिपल का मामला है, उनका जो क्लेम है उसका मामला है, लेकिन साथ साथ जो है BRI भी है, उनका नेशनल इंटरेस्ट भी ये डिमांड करता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि चाइना ने को हैज गॉन आउट ऑफ इट्स वे टू शो इट्स मसल टू इंडिया, बल्कि चाइना ने वो किया है जो कि मेरा ख्याल है उन्हें करना चाहिए था। नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, देखिए ये कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता जो ये कहे कि जी पाकिस्तान क्यों नहीं चढ़ दौड़ा हिंदुस्तान पे। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो जंग है शफक, जंग जो है एक मसला हल करती है, 100 मसले पैदा करती है। पाकिस्तान जो है इट डज नॉट बिलीव इन वॉर अनलेस इट इज इम्पोज्ड ऑन इट। आपने देखा लास्ट फरवरी में इंडिया ने ज्यादती की, पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट उसका जवाब दिया, लेकिन अगेन हम ज्यादा डैमेज कर सकते थे, हम कैजुअलिटीज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अच्छा, इसी तरह देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में आप पाकिस्तान का रोल देखो कि हम चाह रहे हैं कि सुलह सफाई हो जाए, हम चाह रहे हैं कि मामला सेटल हो जाए, उसके बरक्स इंडिया चाह रहा है दे आर स्टोकिंग द फायर देयर। तो इवन जो इंडिया के जो बेहतरीन दोस्त हैं वो भी जो चाह रहे हैं कि जंग नहीं हो, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। तो इसलिए कोई अगर ये कहे या पाकिस्तान को ये प्रोवोक करे, तो मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं, दुश्मन है, जो चाहता है कि हाँ पाकिस्तान भी ये यानी इस आग में कूदे। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कश्मीर का मसला जो है वो यूनाइटेड नेशन में है। की आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा, तो कश्मीर का जो मसला है वो यूनाइटेड नेशंस में है। तो यानी हमने वो मसला यूनाइटेड नेशन में रखा है, अभी भी ये यूएन के एजेंडे पे है, तो हम क्यों जंग में जाएं जब तक, क्योंकि हमें फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए यूएन जनरल असेंबली में, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने इस चीज, तो मतलब है वी वुड मच रादर लाइक टू हैव दिस प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट पीसफुली रादर देन गोइंग थ्रू द वॉर। चले, आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, जो सवाल कर रहे थे मुझसे जवाब आ गया। एजाज भाई आप अपना सेटिंग चेक करें, आमिर भाई को आवाज आ रही है? आमिर भाई ये जो कुछ क्रिएट करता है ये इंडियन मीडिया करता है, मतलब आप पाकिस्तानी मीडिया से आपका ताल्लुक है, मुझे लगता है बड़ा मिच्योर रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग। इंडियन मीडिया की तरफ से एक भी कबूतर जासूस बन जाता है, अभी वो टिड्डी दल का भी हो रहा है कि सारे वहां से आएंगे, क्या कहेंगे, मतलब इंडियन मीडिया को कोई मशवरा देंगे आप एज अ मीडिया पर्सन? देखिए भाई, मीडिया को रियासत का चौथा सुतून कहा जाता है, समझा जाता है रियासत का सुतून। मीडिया के हवाले से ये कहा जाता है कि ये ट्रूथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फैक्ट्स है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। लेकिन जब एक पूरे मुल्क का मीडिया पागलपन का शिकार हो जाए और वहां पे रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल आ जाएं और वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोग एंकर बन जाएं जो ना दलील को माने और ना दलील दें, तो वो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल है ना। अच्छा, इसके ताने बाने मिलते हैं एक ऐसी इंतहा पसंद हुकूमत से कि जो चाहती है कि मुल्क में डिवाइड एंड रूल दोबारा कायम हो, जो चाहती है कि अक़लियतें गैर महफूज हो जाए, जो चाहती है कि मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल हो, जो चाहती है कि 4000 साल पुरानी जो हिंदुता की सोच है उसको दोबारा नाफिज और लागू कर दिया जाए जदीद दौर में। एक ऐसी हुकूमत जो ये चाहती है कि मुसलमानों को आउटकास्ट कर दिया जाए इंडिया से, क्रिश्चियंस को आउटकास्ट कर दिया जाए,
सिख को आउटकास्ट कर दिया सिख कम्युनिटी जाए बहुत, इंडिया से। तो ऐसी इंतहा पसंद हुकूमत को ऐसा ही मीडिया सूट करता है। ऐसा ही मीडिया, ये सारी छुट्टी कर दी बस, ठीक है भैया, ऐसा ही मीडिया सूट करता है। तो वो आप जासूस क्यों भेजते हैं ना, कबूतर बना के कभी जासूस भेजते हैं, छुट्टी दल का क्या मसला है, कैसे हल करेंगे आप? असल में देखें बात यह है, देखें बात यह है कि वो गरीब कबूतर का कोई कसूर नहीं था, वो तो अपनी मामूल की परवाज पे था कि दुश्मन के रडार ने उसको पकड़ लिया। उसका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी फौज की, किसी रेजिमेंट, किसी बटालियन के किसी सेक्शन से नहीं था। वो गरीब तो अब्दुल रशीद साहब की रेजिमेंट का हिस्सा था, जो बॉर्डर के करीब रहते हैं और कबूतर उड़ाने का शौक रखते हैं और उसके पंजों में अपना फोन नंबर लिख के डालते हैं। वो कोई डिसाइफरिंग कोड नहीं था जिसको भारतीय बहुत दिन तक एक डिसाइफरिंग कोड समझते रहे। ये देखे ना कि जब आदमी अक्लो दानिश से अपना रिश्ता बिल्कुल छुड़ा लेता है तो उसके बाद वो इसी किस्म की हिम्मत है। When you blindly follow something, such things happen. क्या आप कबूतर के पंजे पे लिपटा हुआ टेलीफोन नंबर को पाकिस्तान का एक सीक्रेट और बात चैनल ने तो ये भी कहा कि ये कोई न्यूक्लियर कोड है, पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर हमला करना चाहता है। आई थिंक दैट्स इंसेनिटी के जो प्रिवेल करती है इस वक्त इंडियन मीडिया में, उसको थोड़ा सा वापस सैनिटी की तरफ आना चाहिए। एनडीटीवी भी तो इंडिया में ही है ना, मैं उनको सल्यूट करता हूँ एनडीटीवी को, जो वॉइस ऑफ सैनिटी है इंडिया में इस वक्त, जो इंडिया को इस वक्त ये बता रहे हैं कि जो कुछ मोदी साहब अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसी के तहत कर रहे हैं वो गलत है। वो भारत को एक ऐसी डिवाइड में डाल रहा है जो 10 और 20 साल के बाद भारत को तोड़ डालेगी। लेकिन इस वक्त जो जुनून तिरंगे का मोदी जी के सर पर है उसको कोई नहीं कम कर सकता, और जिस तरह की बात मोदी साहब को है उनके बड़े दोस्तों की तरफ से, उसको भी नहीं हो सकता कम। थैंक यू सो मच। एजाज भाई, क्या लगता है आपको, मतलब ये अब क्या, मतलब ये दोनों तो एक, मुझे लगता है आमिर भाई ने इशारा दे दिया 10 से 15 साल लगेंगे हिंदुस्तान के टुकड़े होते हैं, हम टुकड़े चाह रहे हैं, टुकड़े नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं तजारती दौर शुरू हो सारे मुल्कों के दरमियान, हम तो पीस चाहते हैं, हम तो पीस के सपोर्टर हैं। जी एजाज भाई, क्या लग रहा है आपको? मैं पहली बात तो ये मैं सारे अपने इंडियन फ्रेंड्स को कहना चाहता हूँ कि वी आर नॉट अगेंस्ट इंडियंस हमारे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। इन बाहर के मुल्कों में रहते हुए बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, और हमें कोई उसमें कबाहत महसूस नहीं होती ये मानने में कि दे आर वेरी गुड पीपल। बट द थिंग इज के ऑलवेज जो मूवमेंट होती है या जिस भी कंट्री का कोई डिसीजन होता है या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसमें आपकी लीडरशिप रोल प्ले करती है। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त की जो लीडरशिप है इंडिया की, वो कोई, मुझे लगता है कोई इतने ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। उनके दिमाग पे जो भूत सवार है कि उन्होंने कैसे कंट्री को वो हिंदुइज्म की तरफ लेके जाना है, ये एक्सट्रीमिज्म जो है, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि ये तो हिटलरिज्म है, और मोदी जो है वो हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं भी बनने की कोशिश कर रहा है तो हरकतें वही कर रहा है जो हिटलर करता था, तो इसलिए हम उसको हिटलर कहते हैं कि भाई ये 1 बिलियन लोगों का देश है, 1 बिलियन से भी ज्यादा है वो लोग, और इसका ह्यूज इम्पैक्ट होगा। अगर इस कंट्री में कोई इस तरह की डिवीजन हुई तो उसके बहुत ही ज्यादा बुरे असरात रीजन में पड़ेंगे। तो मैं पर्सनली तो नहीं देखता हूँ कि एक फुल फ्लैज वॉर होगी चाइना और इंडिया के दरमियान में। तो ये यहाँ पर जो बात की गई बैलेंस ऑफ पावर की, मेरा ख्याल है कि वो बड़ी वैलिड बात है कि अब जो है वो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है, जैसे कोल्ड वॉर के बाद शिफ्ट हुआ था, अब ये उसके बाद शिफ्ट हो रहा है। इसमें इसका इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन इस सारी गेम में जो मोदी के दिमाग में बात चल रही है वो ये चाह रहे हैं कि हम भी इस जो शिफ्ट ऑफ पावर में अपना हिस्सा लें। तो ठीक है, सब उनको लेना चाहिए, लेकिन
सिंपली नॉट ऑन द नंबर्स कि जी हमारे पास 1 बिलियन लोग हैं, आप कुछ और भी तो दिखाएं ना लोगों को। इकोनॉमी बेरोजगारी बढ़ रही है, मैशत तबाह है उनकी, हाँ, उनकी स्किल माइग्रेशन, स्किल वहां पर कोई नहीं है अभी। और ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाहते हैं, अभी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना जैसी नहीं है। अगर आप चाइना को का मुकाबला करना चाहते हैं तो चाइना जैसे हालात तो पैदा करके दिखाए ना। पैदा तो होते नहीं है, हर बॉर्डर के ऊपर आपने टेंशन क्रिएट की हुई है। 3-4 बॉर्डर हैं आपके साथ, उसके साथ आपने बॉर्डर टेंशन क्रिएट की हुई है। मिडल ईस्ट से आपको बहुत ही ज्यादा ज़र मुबादला आता था, वहां पर आपके हिंदुत्व के लोगों ने उनको इतना नाराज कर लिया है कि वहां से वो 2-3 लाख हिंदुओं को वापस भेज रहे हैं। और कनाडा में भी ऐसा हुआ, कनाडा में इनका जो है वो नेटवर्क पकड़ा गया जो, और जर्मनी में इनके नेटवर्क पकड़ा गया। मतलब अगर आप इस काबिल नहीं हैं तो आपको पंगेबाजी करनी कम करना चाहिए, पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये मोदी साहब जो है, इनके ऊपर वो 56 इंच की छाती और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो बेकार किस्म की वो जो एक रागनी वो अलापते हैं, और उस रागनी अलापने के साथ उन्होंने एक इंडिया को डिवाइड करके एक जो हिंदूज हैं उनको अपने पीछे लगाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं कि इंडिया में बहुत बड़ी शिफ्ट आ रही है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे, इवन वो हिंदुइज्म को भी मानते हैं, वो अब इस चीज की उनको ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि यार ये तो रॉन्ग ट्रैक पे चढ़ गया बंदा, और वो अब इसकी रिजेंटमेंट जो है वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी। और अब ये जो सपोर्टर भी थे उनके, जो मोदी सरकार के सपोर्टर भी थे, वो भी कुछ टाइम पहले वो सपोर्टर थे, लेकिन अब वो चेंज ऑफ माइंड हो रहा है उनका। तो आई होप दैट कि सिविल सोसाइटी उनकी जो है वो एक दफा फिर उठेगी। आप देखें कि उनकी जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी भी एकदम से बायस थी कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब कुछ उनके 10-12 बड़े बड़े केसेस में उनके फैसले ऐसे आए हैं जिसमें हम नजर आ रहा है कि ये अब न्यूट्रल हो रहे हैं, या उस छाप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो छाप उनके ऊपर लगी थी कि ये जो मोर प्रो गवर्नमेंट डिसीजन देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने भी इसको देखना शुरू कर दिया है। आई होप दैट के उनकी जो सिविल सोसाइटी है उसमें भी एक बहुत बड़ी रिजेंटमेंट की जो है वो लहर दौड़ चुकी है। तो होपफुली मेरा ख्याल है कि मोदी एंड कंपनी का तख्ता जो है वो धड़म तख्ता हो जाएगा, या कम से कम इस तरह की मेंटेलिटी को वो पुश बैक करेंगे इन ऑर्डर टू सेव द कंट्री। क्या कहते हैं आमिर भाई, तख्ता उल्टेगा? और दूसरा ये कि ये जो लगता है, कभी लगता है मुझे नफ्सियाती प्रॉब्लम है इनको, कभी लगता है अटेंशन सीकर हैं और तवज्जो चाहते रहते हैं, बस खबरों में भी रहे और छेड़छाड़ी भी करते रहे। क्या लग रहा है, तख्ता भी उल्टेगा? और सरहदों पे जो चारों तरफ उन्होंने टेंशन क्रिएट कर दी है, उसका क्या रिजल्ट रहेगा? जी आमिर भाई। अच्छा चलिए, जब तक के आमिर भाई की माइक में गड़बड़ है, नियाजी साहब एक और जरा सवाल थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। जो पीएम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आपको क्या लगता है कि मोदी साहब जो है स्कॉट मॉरिसन की हमदर्दियां लेने में कामयाब हो जाएंगे कि चाइना जुल्म कर रहा है और हम मजलूम हैं? देखिए, मॉरिसन साहब जो है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड फॉर दैट मैटर ये पूरी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बट मेजर अपोजिशन पार्टीज जो हैं, they are a disappointment. I tell you very honestly. You know, when I look at them, I honestly, sometimes feel ashamed of being an Australian citizen. 5 अगस्त को जो हुआ और 5 अगस्त के बाद से जो कुछ हो रहा है, 9 महीने हो गए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अच्छा, हमारे इधर ऑस्ट्रेलिया में बैठ के our hearts bleed, and rightly so, when it comes to human rights violations in Hong Kong and China. लेकिन पता नहीं हमारे हार्ट्स को क्या हो जाता है कि जब इंडिया में, इंडियन हेल्ड कश्मीर में जब वो इतना जुल्म हो रहा है, तो वो पता नहीं हमें, हमारे दिन को क्या हो जाता है। इसी तरह हम कहते हैं कि हमारा फियर्सली इंडिपेंडेंट मीडिया ऑस्ट्रेलिया का, भाई वो 9 महीने की खबर अभी तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं पहुंची। मुझे हैरत ये है कि वो 9 महीने हो गए, वो खबर अभी तक ऑस्ट्रेलिया के किसी अखबार में नहीं आई कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कश्मीर में। अच्छा, तो मॉरिसन जो है, अगेन ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, हिपोक्रेसी है कि जब ये कहते हैं, ये इन्होंने सामने 2 वो रखे हुए हैं कि एक प्रिंसिपल्स और एक नेशनल इंटरेस्ट।
जो सूट करता है वो फ्लैग उठा लेते हैं। जहाँ इनको प्रिंसिपल सूट करते हैं वो प्रिंसिपल का झंडा उठा लेते हैं, जहाँ नेशनल इंटरेस्ट को इनको सूट करता है नेशनल इंटरेस्ट से झंडा उठा लेते हैं। तो इसमें मॉरिसन में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं है कि ये इंडिया को अफेंड कर सके, अनॉय कर सके। बट आई होप कि ये रीजन इतनी प्रिवेल करेंगे, कम से कम इतना होगा कि दे वोंट गो आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट व्हाट इंडिया वांट्स देम टू डू। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं, मतलब दोस्ती बहुत है, मतलब यहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, क्या वजह है? नहीं, दोस्ती नहीं है। ये क्या, जब इनसे हमारी बात होती है, ऑब्वियसली हमारे दोस्त हैं, इनसे बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो वो कहते हैं जी नेशनल इंटरेस्ट। मुझे याद है जब व्हेन आई वाज हाई कमिश्नर हियर और मैं इधर गया इनके पास, कोई हमारा प्रॉब्लम था, तो वो मुझे कहते हैं कि लुक हाई कमिश्नर, वी टोटली एग्री विद यू, लेकिन वी आर नॉट डॉन क्विट है कि हम वो घोड़े पे बैठे नेजा उठाएं और हम इंडिया के ऊपर हमला कर दें आपके लिए। तो मतलब है इनकी आज भी वही पोजीशन है कि इन प्राइवेट कन्वर्सेशंस दे एग्री विद यू, दे सिंपैथाइज विद यू, बट देन दे से कि जी हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमें अलाउ नहीं करता कि हम आपकी जो प्रिंसिपल पोजीशन है हम उसको सपोर्ट करें। सो दिस इज मोदी सरकार देंगे चाइना के अगेंस्ट, जवाब देंगे ना चाइना के अगेंस्ट भी यही जवाब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आई टेल यू कि मोदी को, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है, देखिए ना, अब ऑस्ट्रेलिया ने अभी दे हैव बर्न्ड देयर फिंगर्स वंस, अभी इन्होंने उसको कोविड पे स्टेटमेंट दे के अब माफिया मांग रहे हैं। अब मैंने उस दिन किसी अखबार में पढ़ रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर उसने कॉल करना चाह रहा था किसी चाइनीज मिनिस्टर को बारले के सिलसिले में, एंड ही रिफ्यूज टू टेक हिज कॉल, सो मेरा ख्याल है कि सेंस विल प्रिवेल एंड वो अपने दे वुड स्टॉप पंचिंग अबव देयर वेट। So this is my wish and this is my advice and this is what I want. बस मैं वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ। बस भाई न्याजी साहब ने क्लियर करते हैं कि कोई हमदर्दी नहीं मिलने वाली है स्कॉट मॉरिसन की तरफ से। आपको क्या लगता है? समझा नहीं मैं, जरा प्लीज। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पर देखें ना, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का रोल जो है वो बड़ा मिनिमम है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को, अब तो चाइनीज गवर्नमेंट ने तो बहुत ही हार्श किस्म के वर्ड यूज किए हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वो एक उन्होंने अपने आप को अलायंस किया हुआ है कि अमेरिका के अलायंस में उन्होंने रहना है। मेरी अपनी जाती ओपिनियन ये है कि मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को अब ये सोच, इस रविश को थोड़ा तर्क कर देना चाहिए या उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लानी चाहिए कि ठीक है आप अमेरिकन ब्लॉक में रहें, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी ताकतें जो हैं वो रीजन में वो इवॉल्व हो रही हैं, वो स्ट्रांग हो रही हैं, उनके साथ भी आपके स्ट्रेटेजिक अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये हुआ है, मैंने देखा है कि लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी दोनों ही वो एब्सोल्यूट प्रो अमेरिकन, वो शाह से शाह के ज्यादा वफादार बन के दिखाते हैं। तो ये सोच मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स में तब्दील होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर फिर इसका हिसाब देखा जाए कि जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में इनका क्या रोल है, या इंटरनेशनल जहाँ पर फैसले होते हैं और जो लोग डस मैटर करते हैं, वो जो पावर्स, उनमें ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल है, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया का रोल जो है वो बड़ा ही मिनिमम है। और यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि अफगान वॉर के बाद पाकिस्तान मिलिट्री और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के जो रिलेशनशिप है वो तो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं, वो अभी तक बड़े स्ट्रांग चल रहे हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पार्ट ऑफ कोalition फोर्सेस है जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी अंडरस्टैंडिंग और रिलेशनशिप स्ट्रांग है मिलिटरीली। बट पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि या तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मेकर्स है उन्होंने भी कभी तवज्जो नहीं दी, या ज्यादा इनके साथ वो पॉलिटिकली ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहे हैं। तो इसके बाद आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया को भी एक मार्केट चाहिए, तो सबसे बड़ी मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट्स इज इंडिया। इंडिया की यही तो एडवांटेज है कि उनके पास नंबर ज्यादा है, उनकी मार्केट बड़ी है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ पॉलिटिकली ज्यादा अलाइन है। और फिर आप चूंकि अमेरिका इंडिया के साथ अलाइन है, तो ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो इंडिया की तरफ ही झुकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जो अगर इंडिया ने वॉर शुरू की है
या वॉर अगर शुरू हो गई चाइना के साथ, तो उनको डील तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर वो ये रिलाय कर रहे थे किसी स्टेज के ऊपर कि अमेरिका आएगा और उनको रेस्क्यू करवाएगा, तो अमेरिका तो खुद इन ट्रबल में है, और वहां पर उनकी पावर का जो ग्राफ था वो भी नीचे जा रहा है। अब यूरोपियन जो है उन्होंने भी रियलाइज कर लिया है कि चाइना जो है वो उभरती हुई पावर है, और अमेरिका जो है वो डिक्लाइन पे जा रहा है। तो अब इस चीज को भी आई एम प्रीटी श्योर दैट कि कुछ जो मंजे हुए पॉलिटिशियंस हैं इन दोनों पार्टियों में, लेबर और लिबरल में, वो देख रहे होंगे इस डेवलपमेंट को, और पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जियोग्राफिकली जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है। गवादर के बाद पाकिस्तान और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और उसके बाद आप देखें कि ये तेल की कीमतें बहुत ज्यादा कम हुई हैं। जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री थे जिनकी रिलायंस जो थी वो उनकी इकोनॉमी की वो तेल पे थी, अब उनको भी कोई ऑल्टरनेटिव चीजें देखनी पड़ेंगी इधर उधर कुछ और करने के लिए। वो ये जो बदलती हुई सारी सिचुएशन है, इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गेन कर रहा है, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है पाकिस्तान विल गेन, और पाकिस्तान की पॉलिसी जो है कि जी हम जंग नहीं चाहते, तो वो कंटिन्यू रहेगी। वो तो क्लियर पॉलिसी है कि हम जंग नहीं चाहते, तो मेरा ख्याल है वो कंटिन्यू रहेगी, और कुछ बदलते हालात जो हैं वो इंशाल्लाह होपफुली बहुत सारे मुल्कों को आपस में दोस्त बनाएंगे, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बिछड़ेंगे, और ये सिचुएशन आने वाली है। तो आप मतलब मैं की तरफ जा रही हूँ कि बुनियादी साहब की तरफ जाऊँ, आपकी तरफ से कोई मशवरा इंडियन कम्युनिटी को, यहाँ पे इंडियन फ्रेंड्स को इस सारी सूरत हाल में, कि उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? भाई अब इस डिल्यूजन से बाहर आ जाइए कि मोदी वाज द स्ट्रॉन्ग मैन, आयरन मैन, और वो इंडिया को जमीन से आसमान तक ले जाएगा। नहीं हुआ, नीचे गया है वो इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है। कम ऑन यार, अब देखो ना, उसने जब से डीमोनेटाइजेशन की उस वक्त से कंट्री जो है वो उसकी इकोनॉमी डिक्लाइन पे है। जो बिगेस्ट उनके सरमायादार हैं वो अंबानी एंड कंपनी, वो अपने एसेट्स इंडिया में सेल कर रहे हैं। भाई क्यों? एयरलाइन आपकी जो है वो इन ट्रबल है। बैंक ऑफ पंजाब, बड़ौदा बैंक, वो सारे जो हैं वो ऑलरेडी अपने आप को बैंकरप्ट कर चुके हैं। तो ये क्या है? अगर अब भी वो आंखें नहीं खोलेंगे और मोदी के लव में अभी तक भी वो गिरफ्तार रहेंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब वो देखेंगे कि यार उन्होंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की है। हाँ, यानी आप होश के नाखून लेना चाहिए। आखिर में बहुत ज्यादा थोड़ी सी कंफ्यूजन, अगर खुदा ना करे तो ऐसे नहीं होगा, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल बन गई कि आमना सामना हो गया इंडिया और चाइना का, पाकिस्तान तो बड़ी मुश्किल में आ जाएगा कि वो अमेरिका की बात को सुने या चाइना की बात को सुने। क्या करना पड़ेगा फिर? कौन? ऑस्ट्रेलिया? नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ जाएगा उस वक्त, चाइना को सपोर्ट करे या अमेरिका की बात सुने। कौन आमने सामने आ जाए? अगर चाइना और इंडिया की कोई जंग छिड़ जाए और अमेरिका सपोर्ट कर रहा हो इंडिया को, तो फिर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का एक्शन क्या होगा? मेरा ख्याल है ये ऐसा होगा ही नहीं, ये ऐसे काइट फ्लाइंग है। आई डोंट थिंक कि वो सिचुएशन आएगी। नहीं, दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। नहीं, देखो शफक, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस का जो है ना वो जवाब मेरा ख्याल है देना मुनासिब नहीं होता है। ये हाइपोथेसिस है, और ऐसी हाइपोथेसिस है जो जिसको मैं काइट फ्लाइंग कह सकता हूँ। तो मैं रियली आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस हाइपोथेसिस। बिल्कुल सही, मतलब आपने बिल्कुल वाज़ेह जवाब दे दिया, आपकी नजर भी वो है, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हम अपने इंडियंस दोस्तों को यही मशवरा देंगे कि मेरे ख्याल में वो जो नाज़मा ने कहा, वो जो इश्क है मोदी सरकार का, उससे जरा बाहर आकर रियलिटी की तरफ देखें। आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। मैं अभी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं सबको खुदाफिज कर दूं, और हमें कोई ना जंग करनी है जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ना हम एज अ पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे ये ऐसी फिजा क्रिएट करते हैं, लेकिन कहना यह है कि तेरे भी सहन में गिरने लगे हैं संग तो क्या, तेरे भी सहन में गिरने लगे हैं संग तो क्या, चली थी शहर में ये रस्म भी तो घर से तेरे। तो छेड़छाड़ी करना छोड़ दीजिए। अब मेरा ये मशवरा है इंडियन आर्मी को कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत मजबूत है, और चाइना ने तो जो आपके साथ किया है वो पता चल गया है। हम सब पीसफुली अपने अपने खित्ते में, अपने अपने मुल्क में रहना चाहते हैं, और पीस ही हमारा पैगाम है, मोहब्बत और अमन और दोस्ती। अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में
फिर आपको इन बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे और किसी हॉट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।